हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 7। इसके पहले आपका ज्योग्राफी का 6 क्लास आपका कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रीवियस वाला क्लास मिल जाएगा। डीएलएड, समान अध्ययन, करंट अफेयर, जितना पीछे आपका क्लास हुआ है आपको सभी क्लास मिल जाएगा। उसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और 100 प्रश्न देखेंगे आज। लगभग क्लास 1 घंटे का आज होने वाला है। और ये जितने प्रश्न हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपको 10 सवाल आपको ज्योग्राफी में जो पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 7। और डेली जो आपकी क्लास हो रही है वो रात में 9 बजे से डेली क्लास होती है ना। और ये जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा पेमेंट कैसे करना है दोस्तों, 351 मात्र चार्ज है और आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी से कल मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी को बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का अब मौका मिलेगा, है ना। तो क्योंकि डिजिटल बोर्ड हम खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ पैसे की कमी है, तो इसके वजह से आप सभी से थोड़ा सा सहयोग मांगा गया था, है ना। बहुत से 1-2 लोग सहयोग किए हैं, उनका नाम मैं लूँगा लास्ट में। और आप सभी भी सहयोग कर सकते हैं इस नंबर पे। आप फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत सारे लोग कल बोले थे सहयोग करेंगे, लेकिन मात्र 2-3 लोग ही कल सहयोग किए। अब देखिए, और थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि जितना जल्द हो सके हम उस डिजिटल बोर्ड को ख़रीद सकूं, है ना। और आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे ग्रुप में, आप जुड़ना चाहते हैं तो 351 मात्र चार्ज है। आप उसमें जुड़ जाइए। पीछे वाला सारा क्लास आपको मिल जाएगा, पीडीएफ, नोट्स और डेली लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैरियर परिवार भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, और इसको काफ़ी डिटेल से हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग आ चुके हैं। अपने अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि आकार में सबसे बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। देखिए, आकार में कल ही बताए थे कि सबसे बड़ा ग्रह आकार में, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति ग्रह है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा शनि ग्रह, ठीक है। तीसरे नंबर पर अरुण, है ना, तीसरे नंबर पर अरुण हो जाएगा और चौथे नंबर पर वरुण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आप याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और 5वें नंबर पर अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा अपना पृथ्वी, ठीक है। तो ये 5 ग्रह जो है, ये आकार के हिसाब से आपको बार बार सजाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी 5वें नंबर पर है, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है आपको बृहस्पति ग्रह को। दूसरा है कि शनि के सबसे बड़े व सबसे छोटे उपग्रह कौन से हैं। देखिए, शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। तो शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है दोस्तों, उसका नाम है टाइटन, है ना। टाइटन का घड़ी पहनता है, याद रखिएगा। और दूसरा जो सबसे छोटा है उसका नाम है पैन। क्या नाम है, पैन है सबसे छोटा और टाइटन है सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा टाइटन और पैन सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका डीमोस। कल ही बताया था ना, सौर मंडल का अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा हो जाएगा तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है ना। ग्रह नहीं, उपग्रह है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका कि मैक्सवेल, जी हाँ, ये क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है, मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है, ठीक है। मैक्सवेल जो है दोस्तों, ये किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। जैसे कि पृथ्वी का अगर पूछा जाए, पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी पर सबसे सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो शुक्र ग्रह का सबसे सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो मैक्सवेल है ना, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। देखिए, तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप अंतर, यानी कि तापों में क्या है, अंतर, है ना। ताप में अंतर को ही कहा जाता है तापांतर। मतलब कि यहाँ ठंडा और गर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक तापांतर वाला राज्य कौन सा होगा,
तो आपका जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक तापांतर वाला राज्य कौन सा है, तो उसी प्रकार ये ग्रह पूछ लिया गया कि किस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, तो वो बुध ग्रह है। ठीक है, क्योंकि बुध ग्रह पर ठंडा भी है और गर्म भी है ना, दोनों में अंतर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सबसे अधिक तापांतर बुध ग्रह में है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह। ठीक है, पृथ्वी की सबसे जल्द परिक्रमा कौन करती है, तो बुध ग्रह मात्र 88 दिन में एक परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का कौन सा ग्रह जो है वो जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखता है, तो हमारी पृथ्वी दिखता है ना। हमारी पृथ्वी मतलब जल की अधिकता, कितनी जल अधिकता है, तो यहाँ पर 71% क्या है, जल ही जल है ना। 71% भारत का जितना, भारत का सॉरी पृथ्वी का जितना मतलब कि क्षेत्रफल है उसका मतलब कि 71% क्या है, तो जल ही जल है। इसके वजह से क्या है, तो ये अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है, याद रखिएगा है ना, तो इसलिए पृथ्वी नीला। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह। देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कल ही बताए थे है ना, सन से लगातार आपको बताए थे। सबसे नज़दीक है आपका बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल। तो पृथ्वी के एक साइड है आपका शुक्र ग्रह है ना, एक साइड है आपका शुक्र ग्रह और एक साइड है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी का सबसे निकटतम, तो निकटतम हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, दोनों इसके दो साइड है, एक साइड आपका शुक्र है और एक साइड आपका मंगल है, तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा आपका है ना। शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा है ना, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, सब कहा जाता है किसको, तो शुक्र ग्रह को ही। सबसे गर्म ग्रह भी यही है ना, चमकीला ग्रह भी यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह, देखिए लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों मंगल को है ना। मंगल जहाँ पे मतलब कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर जीवन हो सकता है, संभव हो सकता है, तो वो है अपना लाल ग्रह। देखिए लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है ना, मंगल ग्रह जो है ये आखिर लाल क्यों है, तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल ग्रह जो है आखिर ये लाल क्यों है, तो नोट कर लीजिएगा आयरन है ना, आयरन ऑक्साइड। देखिए बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर जैसे ही अगर आपका सौरमंडल वाला चित्र हम पढ़ाते तो वहाँ पर इसका चित्र आ जाता है ना पूरे सौरमंडल का, और अगर वो एक बार अगर आप देख लेते तो आपके माइंड में सेट हो जाता, फिर ज़िंदगी भर आप भुलाते रहिए, वो नहीं भूल सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हम डिजिटल खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ पैसे की कमी है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, थोड़ा सहयोग कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में एक सूचना आपको दिया जाएगा है ना, और आप लोग से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है वो आप पूरा कीजिएगा। तो लाल ग्रह क्या हो गया आपका, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल दिखता है मंगल ग्रह। ठीक है, देखिए मंगल जो है दोस्तों इसका जो है तो सूर्य के कितने दिन में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह जो है, जैसे कि पृथ्वी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना दिन में एक चक्कर लगा लेता है, तो 365 दिन में। तो मंगल कितने दिन में एक चक्कर लगाता है, तो मंगल लगाता है 687 दिन। याद रखिएगा कितने दिन में, 687 दिन में मंगल एक चक्कर लगाता है आपका। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे, अरुण को कहेंगे। किसे कहेंगे, अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इसीलिए ये लेटा हुआ दिखाई देता है अरुण ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव तथा घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समान है। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझिए आप है ना, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा, समझ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। क्या कह रहा है कि पृथ्वी सदृश ग्रह, मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के जैसा ग्रह, तो पृथ्वी के जैसा ग्रह जो है वो मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल पर ही ये अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर जीवन हो सकता है। ठीक है, मंगल पर क्या हो सकता है, जीवन हो सकता है। तो
क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अक्षीय झुकाव। अब देखिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, तो कल भी बताए थे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मंगल अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, 25 डिग्री, ठीक है। मंगल कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 25 डिग्री। और जबकि घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समान है ना, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है ना, जैसे पृथ्वी तो मंगल का घूर्णन गति कितना है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगाता है, 24 घंटा, है ना, 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तभी तो दिन रात होता है, उसको कहते हैं घूर्णन गति, है कि नहीं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे एक चक्कर जो लगा लेती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति। और इसी घूर्णन गति की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। तो मंगल का भी तो घूर्णन गति होगा, ये भी तो 25 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है और ये भी तो घूमती होगी, तो इसका जो घूर्णन गति है वो कितना है, याद रखिएगा 24 घंटा, है ना, 24 घंटा 6 मिनट, यानी कि पृथ्वी के समान है। यानी कि झुकाव भी, अक्षीय झुकाव भी इसका 25 डिग्री है, 23.5 डिग्री पृथ्वी का, 25 डिग्री इसका लगभग समान है, और इसका घूर्णन गति भी समान है। ये क्वेश्चन आप काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ये सब चीज़ पूछा जाता है, थोड़ा सा डीप में जाकर के भी पूछ सकता है। अगला सवाल है कि अधिक ताप तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, अधिक ताप और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, इसलिए प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो अभी कल बताए थे आपको शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल है इसकी कुल मात्रा का 96% क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के वजह से शुक्र ग्रह पे क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट चलते हैं कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो हमारा पृथ्वी है कि नहीं, पृथ्वी पर ही तो मात्र अभी तक जीवन पता चला है, तो क्या हो जाएगा अपनी पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष में अब तक खोजे गए 89 तारामंडलों में सबसे बड़ा कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में टोटल कितने तारामंडल हैं, तो याद रखिएगा 89 तारामंडल है, ठीक है। और 89 जो तारामंडल है इसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो याद रखिएगा हाइड्रा, उसका नाम क्या है, हाइड्रा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अब देखिए सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों उसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है, गैनीमीड, है ना। और गैनीमीड जो ये उपग्रह है ये किसका उपग्रह है, तो ये वाला याद रखिएगा बात को कि गैनीमीड जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये है आपका बृहस्पति का, किसका है, बृहस्पति का ये उपग्रह है दोस्तों गैनीमीड आपका, ठीक है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। और ये भी पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड, ठीक है, याद रखिएगा। बृहस्पति का रंग कैसा है, कलर कैसा है, तो ये पीले रंग का है, ठीक है, पीले रंग का है। और शनि का भी कलर कैसा है, तो ये भी पीले रंग का है, ये भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है, नेक्स्ट याद रखिएगा, है ना। और मंगल कैसा है, तो लाल दिखता है। अगला है कि सौर मंडल का सर्वाधिक उपकेंद्री पिंड कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उत्केंद्री पिंड जो है दोस्तों वो नेरीड है, उसका नाम याद रखिएगा नेरीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नेरीड किस ग्रह का उपग्रह है। देखिए नेरीड जो है ना ये उपग्रह भी है और इसको पिंड के रूप में माना जाता है, तो ये मंगल नहीं होगा, ये हमें गलत लग रहा है, ये मंगल दिया हुआ है, ये नेपच्यून होना चाहिए, ठीक है, ये नेपच्यून होना चाहिए, ये नेपच्यून का उपग्रह है, आप नोट कर लीजिएगा नेपच्यून, ठीक है। ये हमें लग रहा है कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये नेपच्यून होगा, ठीक है, आप सर्च करके गूगल करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि सौरमंडल के किस ग्रह का ताप सघन वायुमंडल के कारण सर्वाधिक 730 केल्विन या 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात यह सबसे गर्म ग्रह है, तो बताया गया था आपको शुक्र ग्रह है ना, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह लाल ग्रह है, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण, तो अभी आपको बताया था ना कि मंगल ग्रह कैसा है, तो लाल दिखाई देता है ना, उसी वहाँ की मिट्टी कैसे दिखती है, लाल। आप बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मंगल ग्रह के बारे में, आप देखिएगा पूरा लाल आपको नज़र में आएगा, ठीक है। तो ये लाल क्यों दिखता है, आयरन ऑक्साइड के वजह से, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में
किन गैसों की प्रधानता है? बताइए दोस्तों। बृहस्पति ग्रह जो क्या है, तो ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके जो वायुमंडल है, तो इसके वायुमंडल में कौन सी गैस की प्रधानता है? जैसे कि पृथ्वी, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी में कौन सी गैस की प्रधानता है, तो नाइट्रोजन है कि नहीं। 72% क्या है, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो उसी प्रकार से बृहस्पति के जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस की प्रधानता है, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ऐसे भी दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि ये सन है और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, और इधर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 4 ग्रह जो है इधर बाहर वाला, इसको कहा जाता है आउटर प्लेनेट, है ना, यानी कि बाहरी ये ग्रह है। और ये जो 4 अंदर वाला है तो इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह और ये है बाहरी ग्रह। ठीक है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह के जो बाहर वाला है इसको कहते हैं बाह्य ग्रह। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि गैलीलियो द्वारा खोजे जाने के कारण किन उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है? बताइए, गैलीलियन उपग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। अब ये कौन कौन से उपग्रह है दोस्तों, तो आयो है, यूरोपा है, गैनीमीड है और कैलिस्टो है। ठीक है, ये कुछ उपग्रह है किसके द्वारा खोजा गया था, तो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये बृहस्पति के ग्रह है ना। ये अभी देखे थे आयो, यूरोपा और गैनीमीड और कैलिस्टो, ये किसके उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के, है ना, बृहस्पति के उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे बड़ा तो अभी आपको पता चल गया था गैनीमीड है, और सबसे छोटा कौन सा है बृहस्पति का, तो सिनोया। क्या नाम है इसका, सिनोया, जो बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा, डीमोस। ठीक है, और बृहस्पति का सबसे छोटा तो सिनोया। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि रिया या इयापेट्स किस ग्रह के उपग्रह है? बताइए दोस्तों, रिया व इयापेट्स तो किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये शनि ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है कि वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वरुण का, है ना, और इसकी घूमने की दिशा क्या है, तो वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टिटॉन उपग्रह और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह की कक्षीय गति या परिक्रमण गति सर्वाधिक है? दोस्तों बताइए, सौर मंडल का कह रहा है कि किस ग्रह की कक्षीय गति और परिक्रमण गति सर्वाधिक है। अब देखिए सर्वाधिक किसका होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, है ना, सूर्य के क्या होगा, सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक कौन सा वाला ग्रह है, तो बुध था। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा था, तो बुध था आपका। तो बुध ही ना सब, इसका जो कक्षीय गति भी होगा और परिक्रमण गति तेज होगा। परिक्रमण गति कितना है इसका, तो अभी बताए थे ना आपको 88, है ना, 88 दिन में ये एक परिक्रमा कर लेती है सूर्य का। ठीक है, और कक्षीय गति भी इसका अधिक है क्योंकि ये नज़दीक है आपका सूर्य के, और सबसे छोटा ग्रह है ना। कक्षीय गति ये अधिक इसकी वजह से है क्योंकि ये छोटा है, तो छोटा है तो अपने अक्ष पे क्या होता है, ये बहुत जल्दी अपने एक चक्कर लगा लेती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, तो सबसे कम समय में अभी बताया बुध, क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी तेज है। ठीक है, तो परिक्रमा सबसे तेज लगाती है, कितने दिन में, तो 88 दिन में, है ना, परिक्रमण करते समय, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सर्वाधिक है? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि सर्वाधिक व्यास की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक व्यास किसका होगा, जो सबसे बड़ा ग्रह होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, तो इसका व्यास सबसे अधिक होगा। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा व्यास किसका होगा, तो कॉमन सेंस से बुध का, क्योंकि बुध सबसे छोटा ग्रह है ना। और अगला सवाल यही है कि परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सबसे छोटा है, तो वो हो जाएगा बुध ग्रह, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है? अब देखिए प्रथम आधुनिक ग्रह किसको कहेंगे, तो प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है अरुण ग्रह को। ठीक है, किसको कहा जाता है, अरुण ग्रह को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बहुत सारा
अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है आपका, है ना, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो कल ही बताया गया था 2 है, और वो 2 का नाम याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। ये दोनों नाम याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। अगला है कि यम ग्रह की खोज किसने की थी? देखिए यम जो ग्रह है ना, इसको अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया है ना। तो क्योंकि इसी को प्लूटो नाम दिया गया था, यम को ही प्लूटो। अब ये ग्रह के श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ग्रह की श्रेणी में क्यों नहीं है? और इसको 2006 ईस्वी में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि ये देखिए ये जो है ना, ये अब दूसरे ग्रह के मतलब कि घर में ताक झाक करता था। अब बताइए दूसरे घर में ताक झाक कीजिएगा तो ये मतलब कि ग्रह की स्थिति से उसको हटा दिया गया, है ना। दूसरे के घर में ताक झाक नहीं करना, ये दूसरे ग्रह के कक्षा में ये मतलब कि चला जाता था, इसके वजह से इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाते हैं? याद रखिएगा सहोदर भाई हैं कौन कौन? तो अरुण और वरुण, है ना। नाम भी दोनों का लगता है एक ही जैसा, बस अ और व का अंतर है ना। तो अरुण वरुण क्या है? दोनों सहोदर भाई है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज लास्ट में दोस्तों आप सभी से एक बात करना है, थोड़ा सा 5 मिनट, है ना। तो लास्ट में आप लोग थोड़ा सा कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। आप सभी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, लास्ट में आप लोग कहीं जाना नहीं है। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ द्वारा यम का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के द्वारा यम का जो नया नाम है, ये नाम आप याद रखिएगा, है ना। ये सीरियली वाइज दिया गया है, 1 3 4 3 4 0 याद रखिएगा, 13 43 40 यम का नया नाम ही रखा गया है ना। ये नंबर के हिसाब से इसको रखा गया था। अगला है कि बौने ग्रह सेरस, है ना। सेरस क्या है? तो एक बौना ग्रह है। तो बौने ग्रह सेरस की खोज किसने की थी तथा इसे किस संख्या नाम से जाना जाता है? देखिए बौने ग्रह जो सेरस है इसको पियाजी 1 के नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है, सेरस को। अगला प्रश्न है दोस्तों चिरान। तो चिरान क्या है? तो एक बौना ग्रह है, ठीक है। चिरान क्या है? तो ये भी एक बौना ग्रह है। अगला प्रश्न है कि किस खगोलीय पिंड को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह जो कहा जाता है वो है अपना चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, चंद्रमा को। अगला है कि ग्रहों में सर्वाधिक औसत घनत्व किसका है? देखिए बताइए सर्वाधिक औसत घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वो अपना पृथ्वी है। और ये बताइए आपकी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ये छाप दीजिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा छापिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? देखिए कल ही बताए थे कि एक साइड है मंगल और एक साइड है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे क्या है? क्षुद्र ग्रह है। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह मतलब छोटा ग्रह। क्षुद्र माने क्या होता है? छोटा, है ना। तो याद रखिएगा छोटा ग्रह इसको बोला जाता है। ये ग्रह नहीं है, बस इसको नाम दे दिया गया है। ये क्या है? तो ये जो है दोनों मतलब कि ये ग्रह के ही टूट करके क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं, ठीक है। ग्रह से ही टूट करके अलग हो गए हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या कर रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। इसको नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रह, या फिर इसको कहा जाता है अवांतर ग्रह भी, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह ही आपको ऑप्शन में ज़्यादा मिलेगा, तो आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है दोस्तों कि ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है इसलिए इसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। और इसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम है? फोरवेस्टा नाम है इसका, ठीक है। एकमात्र ये उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह नहीं क्षुद्र ग्रह है, जिसको क्या देख सकते हैं? तो नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। वेस्टा इसका नाम है, फोरवेस्टा। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी कि धुरी पर किस दिशा से किस दिशा में लट्टू की तरह घूमती है तथा पृथ्वी का यह घूमना क्या कहलाता है? देखिए पृथ्वी कैसे घूमती है, आप ये मत सोच लीजिएगा पूरब से पश्चिम, है ना। तो पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब, ठीक है।
हाँ, पूरब से पश्चिम कीजिएगा तो सब गुण मट्टी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, और इसका पृथ्वी का घूर्णन को क्या कहते हैं, परिभ्रमण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है, इसी वजह से पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। ठीक है, चलिए, वो दो कौन से ग्रह हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग। वे दो कौन से ग्रह हैं जिसकी जो घूर्णन की दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, कल ही बताए थे, है ना। वो कौन सी दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है ना, बताइए। पूर्व से पश्चिम की दिशा में वो दो कौन से ग्रह हैं जो घूमती है, नहीं बताइएगा तो ये गड़बड़ बात है, क्योंकि कल बताया गया था ना, ये याद रखना है, वो दो ग्रह हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। और पीछे आपको एक सवाल किए थे अभी कि पृथ्वी का औसत घनत्व तो कितना है, 5.5, याद रखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5। और जो अभी आपसे पूछे थे कि वो दो कौन से ग्रह हैं जो अपोजिट घूमता है, तो दोस्तों वो है आपका शुक्र ग्रह, क्या है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, शुक्र और अरुण ये दो जो ग्रह हैं दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है ना, यानी कि ये उल्टा घूमती है। चलिए, अगला सवाल है कि पृथ्वी को एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में कितना समय लगता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, या फिर इसी को कहा जाता है परिभ्रमण। ठीक है, तो घूर्णन गति अगर पूछा जाए तो घूर्णन जो होता है, घूर्णन गति के करने के वजह से ही इसी को कह सकते हैं दैनिक गति भी, इसी को क्या कह सकते हैं, दैनिक गति भी इसको कहते हैं। और दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात होता है, क्या होता है, दैनिक गति से दिन और रात होता है। जबकि परिक्रमण गति एक होता है, परिक्रमण, क्या होता है, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन, ठंडा गर्मी बरसात, है ना। तो ऋतुओं में परिवर्तन किससे होगा, परिक्रमण गति से। और दैनिक गति से क्या होता है, तो दिन और रात होता है। तो वही यहाँ घूर्णन को आप दैनिक गति भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ, तो टेंशन नहीं लेना है। तो पृथ्वी का दैनिक गति यानी कि घूर्णन गति कितना है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। इसी को आपको मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा 24 घंटा, है ना। यानी कि मतलब कि इतना मिनट सेकेंड में नहीं जाता है, सीधा 24 घंटा आपको मिला हुआ ऑप्शन में मिलेगा। तो पृथ्वी का जो दैनिक गति है, घूर्णन गति है, वो 24 घंटा है। यानी कि 24 घंटा में पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर घूम जाती है, और इसी से होता है दिन और रात। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन या परिभ्रमण करने की गति को किस नाम से जाना जाता है, तो दैनिक गति। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना, आ गया है ना, कि इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, घूर्णन या फिर इसी को परिभ्रमण भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कह रहा है अब पृथ्वी देखिए दो प्रकार की गति करती है। एक तो वो अपने अक्ष पे घूम रही है पृथ्वी, और दूसरा क्या कर रही है, वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है ना। अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी वो घूम रही है। तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। और इससे क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, इसको कहता है उसकी वार्षिक गति। वार्षिक गति क्यों कहा जाता है दोस्तों, वार्षिक मतलब क्या होता है, साल, है ना। वार्षिक मतलब साल, यानी कि एक साल में वो सूर्य की एक चक्कर लगाती है, यानी कि 365 दिन में। ठीक है, 365 दिन में। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर कितने समय में एक चक्कर लगाता है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है तो ये कितने दिन में घूम रही है, तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। लेकिन आप इतना पढ़ते हैं नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है, एग्जैक्ट कभी कभी पूछ लिया जाएगा। तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि कितना हुआ, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि लगभग 6 घंटा और, है ना, लगभग 6 घंटा और इसको लग रहा है। 365 दिन 6 घंटा लगता है पृथ्वी को इस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। और यही जो 6 घंटा है दोस्तों, 4 साल बाद क्या हो जाता है, तो 6 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 24 घंटा। 24 घंटा यानी कि एक दिन, 24 घंटा यानी कि एक दिन हो जाएगा। और यही एक दिन जो है बाद में जाकर के लीप ईयर के रूप में जुड़ जाता है। और 28 का जो महीना लगता है फरवरी का, यही लग जाता है फिर 29 का, 4 साल बाद। ठीक है ना, तो यही हो जाता है लीप ईयर। यहीं से जाता है उसमें एक दिन, और कहीं से नहीं आता है, यहीं से आता है। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बताइएगा।
चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा जो कहा जाता है इसको सौर वर्ष क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, सौर वर्ष भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है। अभी देखिए अभी आपको बताया था ना लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा, और वो फिर से लीप ईयर आ गया। कह रहा है कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है तथा इसमें 4 वर्षों की बढ़ोतरी यानी कि 6 गुने 4 बराबर 1 दिन, 6 गुने 4 बराबर 24 घंटा यानी कि 1 दिन को किस माह में समायोजित किया जाता है। तो ये फरवरी माह में जोड़ा जाता है ना। फरवरी कितने दिन का लगता है, 28 दिन का लगता है, लेकिन यही 4 साल के बाद क्या हो जाता है, फरवरी 29 दिन का लगने लगता है। क्यों, क्योंकि यही 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन का हो जाएगा, है ना। जो भी वर्ष लीप ईयर होगा वो 366 दिन का होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि लीप वर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है, सबको पता है। अब ये समझ गए होंगे आपकी एक दिन जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो पता हो गया, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अगला है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए पृथ्वी जो है ना दोस्तों, ये पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कभी क्या होता है कि ये सूर्य के नज़दीक आ जाती है और कभी क्या होता है कि सूर्य से दूर चली जाती है। मान लिया जाए कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, कम है पृथ्वी का, है ना। तो ये घूमते घूमते कभी सूर्य के नज़दीक चला जाती है और कभी दूर चली जाती है पृथ्वी। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिक दूरी पर हो जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्या कह रहा है, याद रखिए अप मने क्या होता है, याद रखिएगा अप मने क्या होता है, ऊपर, है ना। तो ये अप याद रखिएगा, यूपी अप मने ऊपर, तो यही हो गया अपसौर, यानी कि अधिकतम दूरी हो गया, ऊपर है यानी कि अधिकतम दूरी है तो अपसौर हो गया। और एक घटना और होती है जो आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। वो क्या होता है घटना कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय क्या होता है कि सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है ना। ये देखिए निकटतम दूरी है कि नहीं, ये देखिए निकटतम दूरी है, जबकि ये क्या है, अधिकतम दूरी है ना। तो निकटतम दूरी जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो अपसौर की घटना कब होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए आप लोग कमेंट करके कि अपसौर की घटना कब होती है और उपसौर की घटना कब होती है। यानी कि अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे। तो अधिकतम दूरी जो होता है अपसौर, ये होता है 4 जुलाई, याद रखिएगा 4 जुलाई को, जबकि उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी, है ना। ये आप डेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी, अपसौर की घटना 4 जुलाई, ठीक है, समझ गए, अब नहीं भूलना चाहिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न कह रहा है कि जब कभी सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। हाँ देखिए ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाला क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब कभी जो सूर्य है ये चंद्रमा के मध्य कौन आ गया, पृथ्वी आ जाती है। सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य कौन आ गया, मान लीजिए ये क्या है, सन है, ठीक है। सूर्य एवं ये क्या है, मून है, ये क्या है, मून है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया दोस्तों, ये आ गया अर्थ यानी कि पृथ्वी आ गया। तब कह रहा है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगेगी, यानी कि पृथ्वी बीच में आ गया। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ने लगेगा, पृथ्वी पर, और चंद्रमा क्या हो जाएगा, अंधेरा, क्योंकि ये बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। कैसे पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो आ गया ये ना, तो कैसे पड़ेगा। तो मून क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो मून अंधेरा हो गया, इसका मतलब लगेगा क्या, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इसी को कहते हैं क्या, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है ना, इधर उधर नहीं लगता है। तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन ही लगेगा, ठीक है।
एक घटना और क्या होता है, सूर्य ग्रहण। चलिए, तो ये अगला सवाल कह रहा है कि चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, तो पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कभी पृथ्वी सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। अब थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया है ये मून, है ना। ये पृथ्वी है और ये सन है, इसके बीच में कौन आ गया है, मून आ गया है। तो अब देखिए सूर्य की प्रकाश किस पे पड़ने लगेगा, मून पर पड़ने लगेगा, है ना, चंद्रमा पर पड़ने लगेगा, और पृथ्वी क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी अंधेरा हो गया, इसका मतलब सूर्य ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, दिन में ही लगेगा ना, और दिन में ही लगेगा यानी कि कब लगेगा, अमावस्या के दिन ही लगेगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो कब लगेगा, अमावस्या के दिन लगेगा। और इस घटना को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। यानी कि बीच में कौन आएगा, तो मून आएगा तो सूर्य ग्रहण, और बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण। बस ये इधर और इधर हो जाता है आपका, ठीक है, ये इधर इधर हो जाता है, बस इसी से घटना चेंज हो जाता है, आप याद रखिएगा। अब आज के बाद इसको कभी मत भूलिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पृथ्वी का जो अब कितने डिग्री ये अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है भाई साहब, ठीक है, 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है। तो एक साइड उसका कक्षीय तल कितना होगा दोस्तों, तो 66.5 डिग्री होगा, क्योंकि 66.5 और 23.5 मिलकर के कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तभी तो ये हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है। देखिए दिन रात का छोटा बड़ा जो होना है पृथ्वी की वार्षिक गति के वजह से होता है ना, पृथ्वी की वार्षिक गति के वजह से होता है दिन रात छोटा और बड़ा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन अभी आपको बताए थे कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसको कहते हैं परिक्रमण गति, है ना, और इसी की वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अभी देखिए बरसात का मौसम है ना, अब एक महीना के बाद दशहरा दीपावली छठ के बाद क्या आ जाएगा, ठंडा आ जाएगा, है कि नहीं, ठंडा के बाद 3-4 महीने बाद फिर गर्मी आ जाएगा। तो ये जो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगा रही है, इसके वजह से हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अक्षीय झुकाव और वार्षिक गति के वजह से हो रहा है, ठीक है, इसी को अक्षीय झुकाव या फिर वार्षिक गति भी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि विषुवत वृत्त ग्लोब को कितने बराबर भागों में बांटता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझिए, ज्योग्राफी चीज़ है समझने का। कह रहा है कि विषुवत वृत्त, अब देखिए ये है हमारी पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है, विषुवत वृत्त है ना, विषुवत रेखा है बीचों बीच, यानी कि विषुवत रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसी को विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। तो ये ग्लोब को कितने बराबर भागों में बांट रहा है भैया, तो ऊपर हो गया और आधा, और नीचे हो गया आधा, यानी कि एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, उत्तरी और दक्षिण। ऊपर वाले को उत्तरी कहेंगे, नीचे वाले को दक्षिणी कहेंगे, है कि नहीं, कोई समस्या इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षांशों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। अब देखिए अक्षांश का प्रयोग किसके लिए कहेंगे, तो अक्षांश का प्रयोग होता है जलवायु की पहचान के लिए। अक्षांश और देशांतर थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आप लोग को। अक्षांश और देशांतर, मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के आप देखे होंगे, आपके पास ग्लोब होगा, आपके पास मानचित्र होगा, है ना, एटलस होगा, तो जिसमें देखे होंगे कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट क्या है, कुछ रेखाएं खींची गई है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो ये जो इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब की ओर जो कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इसी को कहा जाता है दोस्तों अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा, समझ गए, इसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो अक्षांश रेखा की जो संख्या है वो कितनी है, ये 0 डिग्री है बीच वाला, 0 डिग्री के ऊपर है 90, 0 डिग्री के नीचे है 90, है ना, ऊपर 90 नीचे 90 और एक है गया 0 डिग्री। जो 90 डिग्री है ना, जो 90 डिग्री है ना, ये क्या है, मात्र एक बिंदु हो गया, और साउथ में जो 90 डिग्री है ये भी मात्र एक बिंदु है, ठीक है। अगर संख्या पूछ लिया जाए तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 181, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे
और एक हो गया ये वाला। लेकिन अगर नॉर्थ वाला और साउथ वाला है ना, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को अगर माइनस करके भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री को हटा करके, है ना, उसको हटा करके टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 2 माइनस कर देंगे इसमें, तो 179 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री भी एक क्या है, तो ये भी अक्षांश है ना, और ये 0 डिग्री है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जलवायु परिवर्तन होता है। आगे जब पूरा डिटेल से ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, तो उसमें समझ में आएगा कि अक्षांश से क्या पड़ता है प्रभाव जलवायु पर, है ना। ये आगे आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोब के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अभी आपको बताए थे, है ना, कैसी खींची गई, तो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर ये जो रेखाएं खींची गई है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। ठीक है, और ये क्या है, तो एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त के रूप में ये खींचा गया है। ठीक है, आप देखिएगा अपने ग्लोब, आपके घर में अगर ग्लोब होगा तो आप देखिएगा उसके ऊपर ये वृत्त के रूप में खींचा गया है आपका। और जैसे जैसे ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, ये 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ते जाइएगा या फिर 0 डिग्री से नीचे की ओर जाइएगा, तो ये जो अक्षांशीय जो वृत्त है ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे 90 डिग्री की ओर जाएंगे छोटा होते जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो छोटा होते जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, और कहा एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो अक्षांशीय वृत्त है वो आपका 0 डिग्री है, क्योंकि 0 के आप नीचे जाइए या फिर ऊपर जाइए ये छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी होती है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, बताइए सभी लोग कमेंट करके। 2 अक्षांश रेखा है, जैसे कि एक ये रेखा अक्षांश है, एक ये रेखा अक्षांश है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है ये आपको बताना है, कितना किलोमीटर दूरी है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। ग्लोब पर कह रहा है कि समान अक्षांश वाले बिंदु को मिलाने वाले अक्षांश वृत्त उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विषुवत वृत्त कितने डिग्री अक्षांश को, तो 0 डिग्री है, तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया। विषुवत जो रेखा है ये 0 डिग्री है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोब पर खींचा गया वह वृहद वृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करता हुआ गुजरता है उसको कहते हैं ध्रुव वृत्त, है ना, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव वृत्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है कि ग्लोब पर खींचा गया वह अर्धवृत्त, ग्लोब पर खींचा गया वो अर्धवृत्त जो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करता है क्या कहलाता है। देखिए ये है आपका देशांतर रेखा, इसको कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था, सवाल ये किए थे कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आप नोट कर लीजिएगा 111 किलोमीटर। बहुत सारे लोग सही जवाब दिए हैं, है ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं दिए हैं नोट कर लीजिएगा, 111 किलोमीटर होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि ग्लोब पर खींचा गया वह अर्धवृत्त, अभी तो देख रहे थे अक्षांश, तो अक्षांश जो रेखा था ये क्या है, पूर्ण वृत्त है ना, ये क्या है, पूर्ण वृत्त है। जबकि जो अर्धवृत्त कह रहा है तो ये नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर, नॉर्थ से लेकर के साउथ, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है आपका साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इस रेखा क्या है, तो ये अर्धवृत्त है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ ऊपर से और नीचे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से शुरू हुआ और नीचे आके क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये होता है अर्धवृत्त। और ये उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर स्पर्श करता है, इसको कहता है याम्योत्तर रेखा या फिर मध्याह्न रेखा इसको कहा जाता है। इसको आप देशांतर रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वैसी याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती हुई ग्लोब को पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं, बताइए।
देखिए ये फिर से समझिए, ये आपका पृथ्वी है। क्या कह रहा है कि वैसी याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा, याम्योत्तर या फिर मध्याह्न रेखा, यानी कि अब कह रहा है ये देशांतर रेखा, इसी को लिख दिया है दोस्तों, है ना। तो ये देशांतर रेखा के बारे में कह रहा है, और ये उत्तर से कैसे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे कि आप अभी देखे थे, ये एक और वृत्त आप ले लीजिए, एक और पृथ्वी ले लीजिए। यहाँ क्या था, पूरब से पश्चिम की ओर ये देशांतर अक्षांश रेखा खींचा गया था, और यहाँ क्या है, उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर खींचा गया है, यहाँ पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर खींचा गया था। अब देखिए यहाँ पर मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती हुई ग्लोब को पूरब से पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री आप देखे थे, है ना, 0 डिग्री जो आपका विषुवत रेखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी 0 डिग्री एक है, ठीक है। यहाँ भी 0 डिग्री है, और ये 0 डिग्री था आपका, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री ये हो गया देशांतर। तो 0 डिग्री जो देशांतर है ये आपको बांट दिया ना, इधर वाला भाग हो गया पूरब और इधर वाला भाग हो गया आपका पश्चिम, इधर वाला भाग हो गया ईस्ट, इधर वाला भाग हो गया वेस्ट, और ऊपर क्या है नॉर्थ, और नीचे क्या है आपका साउथ, ठीक है। तो पूरा पश्चिम में क्या कर दिया गया, इसको बांट दिया गया, यानी कि इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया गया। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा। यानी कि ये जो 0 डिग्री है, यानी कि जो 0 डिग्री जो देशांतर है ना, ये जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक तो पूर्वी गोलार्ध है और एक पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर के जो भी देश पूरब में है उसका समय क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो पश्चिम में है उसका समय घट जाता है। ये आगे आप और भी समझिएगा, जब समय का निर्धारण किया जाता है तो वो देशांतर रेखा से ही किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आगे आप समझिएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं को कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है। देखिए अक्षांश रेखा को कितने डिग्री पर, अभी आपको बताए थे 1 डिग्री पर, है ना। जैसे कि ये पृथ्वी है ना, ये 0 डिग्री था आपका, 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे। उसी तरह नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे आपका। तो 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है, और 2 जो अक्षांश है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पर करते हैं हम। एक सवाल आप लोग से है कि विषुवत रेखा पर, क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा फिगर बना करके। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इसको आपको पूछ लेता हूँ। प्रश्न है कि विषुवत रेखा, ये क्या है, विषुवत रेखा 0 डिग्री है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। विषुवत रेखा ये है 0 डिग्री, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखा, जैसे कि ये 2 देशांतर रेखा मैंने अभी खींच दिया है ना, ये नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ये देशांतर रेखा है। तो ये जो 2 देशांतर रेखा अभी खींचा गया दोस्तों, है ना, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा, विषुवत रेखा पर पूछ रहा है, 0 डिग्री पर कितना होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये हम ध्रुव की ओर जाएंगे, ये क्या होगा, दोनों जो देशांतर रेखा होगा ये आपस में सटते हुए चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्रुव पर क्या होगा, ये अधिकतम दूरी होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इस यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से नहीं क्लियर कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पाता है। और जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, तो इसी को मतलब कि एक ग्लोब लिया जाएगा, ग्लोब पर किस प्रकार से ये 2 देशांतर रेखा, है ना, कैसे कैसे दोनों जब ध्रुव पे जाती है तो आपस में सट जाती है, और ये विषुवत रेखा पे आती है तो ये दोनों धीरे धीरे अलग हो जाती है, कैसे होता है, तो ये वहाँ पर समझने में ना बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो 2 देशांतर रेखा है, ये विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम दूरी होता है, तो विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है हमें कॉमेंट बॉक्स में, कि यहाँ पर दूरी कितना होगा, बताइए यहाँ पे दूरी कितना होगा, कितना होगा, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए हम देख लेते हैं अगला सवाल। प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अभी आपको बताए थे, इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों,
प्रश्न है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर से समझिए। ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री दक्षिण में आ जाइए, साउथ में, एस माने साउथ हो गया आपका। तो ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी ये अक्षांश है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं मकर रेखा या फिर इसी को कहते हैं मकर वृत्त कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या लिखना है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 111.32, यहाँ पर 111 किलोमीटर। चलिए, अगला जो ये प्रश्न है दोस्तों कि मकर रेखा, आप समझ गए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे। मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये आपका 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में आप इंग्लिश भी कभी कभी दे दिया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी वाला को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दक्षिणी वाला को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, ये है 0 डिग्री और ये है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ वाला है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। अब देखिए आर्कटिक वृत्त बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है, तो मैं ट्रिक एक थोड़ा सा बताता हूँ, आप याद रखिएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त आखिर कैसे याद रखा जाए। देखिए, आर्कटिक जो महासागर है वो कहाँ पड़ी है, तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर है ना। आर्कटिक जो महासागर है ये उत्तरी ध्रुव पर है, इसीलिए उत्तरी जो 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है दोस्तों, इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, क्योंकि आर्कटिक जो महासागर है वो कहाँ है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर है आपका। ठीक है, तो आर्कटिक अंटार्कटिक ये दक्षिणी ध्रुव में है और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में है, इसीलिए वजह से यहाँ उत्तरी दक्षिणी में नाम इसका पड़ गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको ये पता भी होगा, है कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष की किन तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात 2 दिन बराबर होता है ना। 2 दिन क्यों बराबर होता है, मैं आपको फिगर से फिर से समझा देता हूँ। मैं ये चीज़ आपको कई बार समझा चुका हूँ, आज मैं फिर से आप लोग को समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में क्या है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, हम सूर्य है, सूर्य के बीच में पृथ्वी चक्कर लगाती है और ये जो क्या करती रहती है, परिक्रमा करते रहती है, और इसी से क्या होता है दोस्तों, आपका ऋतु में परिवर्तन होता है। अब कह रहा है यहाँ पर कि दिन और रात बराबर होता है। दिन रात बराबर क्यों होगा? 21 मार्च, अब पहले डेटवा आप याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, भारत के बीचों बीच से जो गुजरती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और साउथ में क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि ये मकर रेखा है। ठीक है, चलिए, अब जो हमारी पृथ्वी है इसी के बीच में ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब इसी के बीच में चक्कर लगाने की वजह से ही क्या होता है, तो दिन और रात बराबर हो जाता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं आपको NCERT जो पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में हमारा NCERT होगा, क्लास 6 में ये पढ़ना है। क्लास 6 के NCERT में ये चीज़ पढ़ना है, आप जा कर के देख लीजिएगा। और NCERT से ही ये सारा क्वेश्चन है, जितना भी बता रहे हैं ना, सब NCERT से, सब क्लास 6 में आपको पढ़ना है। 6, 7, 8 आप पढ़ लीजिए, खिस्सा ख़त्म है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ाया गया, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाकर के देखिएगा, NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेट आप याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर।
सितंबर जो दिन और रात बराबर होता है। अगला है कि 23 सितंबर को भौगोलिक घटना जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं? 23 सितंबर वाले जो घटना है दोस्तों, इसको कहते हैं शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? शरद विषुव। और 21 मार्च, देखिए कहीं कहीं 20 भी दे दिया, लेकिन 20 आपको गलत दिया है, ये 20 और 22 को काट दीजिएगा, है ना। 21 मार्च आप याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर भौगोलिक घटना जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं बसंत विषुव 21 मार्च को। आज कितना तारीख है? आज तारीख है आपका 21 मार्च है ना आज। चलिए, आज हो गया 21 मार्च, यानी कि 2 दिन बाद, कल नहीं परसों क्या होगा? दिन और रात बराबर होगा, याद रखिएगा। परसों हो जाएगा आपका दिन और रात बराबर, यानी कि 23 सितंबर। और 23 सितंबर के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा दिन है वो छोटा होते चला जाएगा और रात क्या होगा? तो बड़ा होते चला जाएगा परसों से। ठीक है, 23 तारीख के बाद से 1-1 मिनट, 1.5 मिनट, 1-1 मिनट, 1.5 मिनट कब तक बड़ा होगा? 21 मार्च तक बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 21 मार्च को क्या होता है? फिर दिन और रात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका। सवाल ये कह रहा है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। अभी सूर्य किधर है दोस्तों? अभी जो सूर्य है ना, ये सूर्य अभी दक्षिणायन हो रहा है। अभी सूर्य किधर हो रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। इसीलिए जो भारत है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है ना। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सूर्य अभी क्या हो रहा है? दक्षिणायन की ओर जा रही है। और 0 डिग्री पे कब आ जाएगी? 0 डिग्री पे दिन रात बराबर कब होता है? जब ये 0 डिग्री पे आती है, यानी कि 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकेगी लंबवत? तो 0 डिग्री पर चमकेगी, यानी कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा पे चमकेगी। और जब ये विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकती है तो क्या होता है? दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है आपका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का भाग जहां सालों भर मौसम गर्म रहता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको 30 डिग्री दे दिया है, कहीं कहीं आपको 23.5 डिग्री मिलेगा, है ना। तो घबराइएगा नहीं, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री आपको दे देगा आपको दक्षिणी। ठीक है, जैसे कि इसको फिगर से आप समझ लीजिए, जैसे कि ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आपको कर्क रेखा, है ना, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री ये जो दक्षिणी अक्षांश इसको कहते हैं मकर रेखा। तो इसके बीच की ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? तो उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि सूर्य जो है ना, इसी के बीच क्या होते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। और इसके वजह से होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ये गर्म होता है और इसको नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया जाता है? उष्ण कटिबंध इसको नाम दिया जाता है। यहाँ पर दिया है आपको 30 डिग्री, कहीं कहीं आपको मिलता है 30 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। आप याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उपोष्ण कटिबंध है। अब देखिए, यहाँ पर 30 मान लिया है, तो चलिए 30 को ही लेकर के चलते हैं। ऐसे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। जैसे कि ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपका अभी ये बताए थे आपको 23.5 डिग्री, 23.5 पे ही हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इसी आपको ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन 23.5 को लेकर के ही। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 23.5 डिग्री और ये हो गया 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ये 66.5 है ना, 23 से लेकर के 66.5 और उसी प्रकार से नीचे भी 23 से लेकर के 66। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है और साउथ में ये वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? उपोष्ण, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है शीतोष्ण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ में बांट दिया है आपको। एक तो बांट दिया है 30 से लेकर के 45, एक 45 से लेकर के 66। लेकिन आपको अधिकतर किताब में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि 0 से लेकर के 23.5 और 23.5 से लेकर के 66.5। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा देखने को ज़्यादा करके, है ना। और
23 से लेकर के 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी को उष्ण कटिबंध कहते हैं, और 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच में उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, या फिर इसी को शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। इसको और भी तोड़ करके आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर दे दिया 45 डिग्री उत्तरी और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके बीच का क्षेत्र तथा 45 डिग्री दक्षिणी और 66 डिग्री दक्षिणी के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। देखिए, शीतोष्ण मतलब क्या होता है? शीत प्लस उष्ण, है ना, शीत प्लस उष्ण, मतलब कि ये जो क्षेत्र है 45 से लेकर के 66 तक, या फिर यहाँ 45-66 दे दिया है, ऐसे आपको ज़्यादा कर मिलेगा 23.5 से लेकर के 23.5 से लेकर के 23.1/2 से लेकर के 66.5 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब कि यहाँ पर न ही ज़्यादा ठंडा है और न ही ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ ठंडा और गर्म दोनों चीज़ है ना। इसी को अन्य नाम से उपोष्ण कटिबंध के नाम से भी इसको जाना जाता है आपका। चलिए, कुछ और सवाल है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि कह रहा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके बीच का क्षेत्र, तथा 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं। हाँ, ये देखिए फिगर हो गया, ये जो है आपका 0 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका क्या? 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये वाला भी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और ये वाला क्या है आपका? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं, क्योंकि इसको ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, देखिए शीत कब पड़ता है? गांव के दिन में, गांव घर में बोलता है ना, बहुत आज शीत पड़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठंडा के दिन में शीत बहुत ज़्यादा पड़ता है। याद रखिएगा, शीत कटिबंध मतलब कि ठंडा क्षेत्र, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर क्या रहता है? सालों भर मतलब बर्फ जमा रहता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। 66 से लेकर के 90 के बीच में उत्तरी, और 66 से लेकर के 90 के बीच में दक्षिणी, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। समझ गए? चलिए, अब हम देखते हैं कुछ और सवाल है। कह रहा है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अब देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर, जैसे जैसे कहता है ना, वैसे वैसे आप फोटो खींच दीजिए। जैसे कि ये है पृथ्वी, कह रहा है कि पृथ्वी पर, पृथ्वी बना दिए दो अक्षांश, तो दो अक्षांश रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर। इस पे ऊपर क्या कर दिए? एक देशांतर रेखा कर दिए। अब ये कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो देशांतर रेखा का प्रयोग समय की गणना के लिए करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं समय की गणना के लिए, तो जैसे कि ये है आपका पृथ्वी, ठीक है। अब देखिए देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा कैसे कैसे खींचा गया है? उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर खींची गई है देशांतर रेखा। टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा है दोस्तों, ये कहाँ से गुजरी है? आप बताइए कमेंट करके कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ से गुजरी है? तो ये गुजरी है लंदन के ग्रीनविच से, है ना, याद रखिएगा, लंदन के ग्रीनविच से, है ना। और लंदन कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और यहीं से 0 डिग्री देशांतर को, इसी को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। और इसके जो भी पूरब में है, यानी इधर पूरब है और इधर क्या है? पश्चिम है। तो पूरब में क्या होता है? समय जुड़ जाता है, और पश्चिम में क्या होता है? समय माइनस हो जाता है। जैसे कि भारत किधर है? तो भारत इसके किधर है? पूरब में है ना। भारत पूरब में है, और कितना डिग्री पूरब में है? तो 82.5 डिग्री पूरब में है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से, है ना, भारत के बीचों बीच से कौन सी प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ये रहा भारत का मानचित्र, और भारत के बीचों बीच से जो गुजरती है ना, ये है आपका, इसको मैं, हाँ, ये वाला जो रेखा है, ये जो है 82.5 डिग्री, इसका कितना मान है दोस्तों? 82.5 डिग्री, है ना। पूर्वी देशांतर, ये भारत का क्या है? भारत का मध्याह्न रेखा है, यानी कि भारत का, इसको कहते हैं, इसको
एक और नाम से जाना जाता है, हमें ध्यान में भी नहीं आ रहा है ना। 82.5 डिग्री जो रेखा है दोस्तों, इसी से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक देश में ना एक अपना उसका मानक समय रेखा, हाँ मानक समय रेखा इसको कहा जाता है, ध्यान में आ गया, मानक समय रेखा, हाँ ना, इसको क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। यानी कि भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री। और ये लंदन से किधर, यानी कि ग्रीनविच से किधर है, तो ग्रीनविच से ये पूरब में है। कितना डिग्री पूरब में है, तो 82.5 डिग्री पूरब में है। और मैंने आपको बताया था ना कि जो भी ग्रीनविच से पूरब में रहेगा उसका समय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि कितना डिग्री पूरब में है, 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना लगता है, मैंने आपको, चलिए फिर से बता देते हैं, 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने में लगेगा 5.5 घंटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है दोस्तों, ये लंदन से यानी कि ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत क्या है, पूरब में है, और पूरब में समय क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अगर मान लिया जाए कि अभी लंदन में कोई मैच हो रहा है, मान लीजिए लंदन में कोई मैच अभी हो रहा है, तो भारत में कितने बजे प्रसारण होगा, भारत में कितने बजे प्रसारण होगा, बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यही था कि देशांतर रेखा से किसकी गणना की जाती है, तो समय की गणना की जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा 351 चार्ज है, 351 पे करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डीएलएड का, समान अध्ययन का, समान अध्ययन में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का मिल जाएगा। मैथ का बहुत जल्द आपको स्टार्ट होने वाला है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट था, वो मैं आपको अभी करने वाला हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा सा छोड़ करके जाना भी नहीं है, आप लोग सभी बने रहिएगा। चलिए, तो जो लोग अगर क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 351 मात्र चार्ज है, आप इस नंबर पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही है ना, करियर परिवार की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि एक देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत जल्द दोस्तों एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास करवाई जाएगी, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्द सहयोग करें, है ना। कल आप लोग मात्र 2 लोग कल सहयोग किए थे, है ना। बहुत सारे लोग मैसेज किए थे कि हम भी सहयोग करेंगे, और लेकिन बहुत कम ही लोग किए, मात्र 2 लोग। उनका नाम मैं अभी लेना चाहता हूँ। उनका नाम, एक का नाम है बबीता रानी जो 501 रुपया पे किए थे, और एक है अंकुर शर्मा जो 200 रुपया पे किए थे, ठीक है। तो ये 2 लोग ही मात्र कल सहयोग किए, और किसी ने सहयोग नहीं किया, है ना। आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, और ये किसी खाने पीने के लिए आपसे नहीं मांगा जा रहा है ना, आप ही के पढ़ाई के लिए मांगा जा रहा है, ठीक है। आप ही को अच्छे तरीके से किस प्रकार से पढ़ाया जाए इसीलिए मांगा जा रहा है, ठीक है। और उसमें ज़्यादा खर्च आता है इसकी वजह से, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है करियर परिवार की तरफ से कि आप लोग थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट कीजिएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि एक डिजिटल बोर्ड लगाया जाए बहुत अच्छा, ताकि आप लोग को और भी क्लास अच्छे तरीके से दिया जाए, ठीक है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सहयोग करें, ताकि बहुत जल्द एक डिजिटल बोर्ड लिया जा सके, जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को आगे पढ़ाई कराया जा सके। कैसे दोस्तों सहयोग कर सकते हैं, तो ये नंबर आपको दिया गया है ना। ये नंबर आपको तो पता ही होगा, मैं डेली बता देता हूँ, 7857824310। आप इसी पे आप किसी भी प्रकार से जितना आपको इच्छा हो, है ना। अभी 2 लोग मात्र सहयोग किए थे, एक बबीता रानी है, एक अंकुर शर्मा जी हैं। ये दोनों कल सहयोग किए थे 9 बजे के जस्ट क्लास के बाद ये पे कर दिए थे, लेकिन बोले थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं किए थे। चलिए कोई बात नहीं है, आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिनको इच्छा हो सहयोग ज़रूर करें, ताकि आपकी क्लास आगे काफ़ी अच्छे तरीके से करवाई जा सके। तो ये नंबर आपको दिया गया है, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। आपको ग्रुप में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा डेली, है ना। अभी कुछ दिन अनाउंस किया जाएगा जितने लोग सहयोग करेंगे, और फिर बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए एक डिजिटल बोर्ड लगाया जाए। और एग्ज़ाम के बहुत पहले, है ना, अब ज़्यादा दिन नहीं है, एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर को है, तो उससे बहुत पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ले लिया जाए, ताकि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, है ना। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 100 200 400 500 कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम मिलेंगे कल इसी समय 9 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।